तो हम डिस्कस कर रहे थे बिहेवियरिज्म, और हमने देखा था कि बिहेवियरिज्म हमारे पास 1913 में आता है, जब वॉटसन ने अपना एक आर्टिकल पब्लिश किया था जिसका टाइटल था साइकोलॉजी एज बिहेवियरिस्ट व्यूज इट। और इस आर्टिकल में उन्होंने स्ट्रक्चरलिस्ट और फंक्शनलिस्ट पर अच्छी खासी तनकीद की थी कि दोनों साइकोलॉजी में माइंड को स्टडी करके गलती पर हैं, और उन्होंने साइकोलॉजी का जो सब्जेक्ट मैटर था उसे माइंड से रिप्लेस करके बिहेवियर बताया था। तो अकॉर्डिंग टू बिहेवियरिज्म साइकोलॉजी का जो सब्जेक्ट मैटर है वो बिहेवियर है, ना कि माइंड। और जेबी वॉटसन को हम फादर ऑफ बिहेवियरिज्म के नाम से जानते हैं, और कहा जाता है कि वॉटसन ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दी थी जो कि पूरे के पूरे बिहेवियरिज्म को समराइज करती हैं। वॉटसन ने कहा था, गिव मी अ डजन हेल्दी इन्फेंट्स, मुझे एक दर्जन हेल्दी शेरखार बच्चे दो और मुझे उनकी परवरिश करने दो, उनको एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने दो। फिर मैं उनमें से रैंडमली किसी भी बच्चे को चुनूंगा और उसे डॉक्टर बनाऊंगा, या फिर उसे लॉयर बनाऊंगा, और उसे कहते हो तो आर्टिस्ट बना दूंगा, बैगर, और इवन के मैं उसे थीफ बना दूंगा, रिगार्डलेस उन बच्चों के टैलेंट के, एबिलिटीज के, टेंडेंसीज के, और उनकी रेसेस मतलब उनकी नस्ल के। तो ये स्टेटमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट समझी जाती है बिहेवियरिज्म में, और अक्सर इस स्टेटमेंट का कुछ ना कुछ हिस्सा बतौर एमसीक्यूज पे इंक्लूड किया जाता है। अब जेबी वॉटसन ने गोल्स ऑफ साइकोलॉजी भी हमें बताया था। जेबी वॉटसन ने कहा कि साइकोलॉजी एक प्योरली ऑब्जेक्टिव एक्सपेरिमेंटल ब्रांच है नेचुरल साइंस की। फंक्शनलिज्म में मैंने आपको बताया था कि विलियम जेम्स का भी मानना था कि साइकोलॉजी का ताल्लुक नेचर साइंस से है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जेबी वॉटसन भी मान रहे हैं, और जेबी वॉटसन का भी मानना था कि साइकोलॉजी एक ब्रांच है नेचर साइंस की। बस यहाँ पर उन्होंने एडिशन कर दी है, उन्होंने कहा है कि ये एक प्योरली ऑब्जेक्टिव एक्सपेरिमेंटल ब्रांच है नेचर साइंस की, और इसका जो गोल है वो प्रिडिक्शन है और कंट्रोल है बिहेवियर का। तो अकॉर्डिंग टू बिहेवियरिज्म साइकोलॉजी का जो गोल है वो प्रिडिक्शन एंड कंट्रोल ऑफ बिहेवियर है। और जब भी सब्जेक्ट मैटर का पूछा जाएगा तो बिहेवियरिज्म में साइकोलॉजी का सब्जेक्ट मैटर ऑब्जर्वेबल बिहेवियर पर रिसर्च करना है, या फिर एलिमेंट्स ऑफ बिहेवियर को जानना है। अब ये एलिमेंट्स ऑफ बिहेवियर क्या होते हैं ये हम नेक्स्ट इंशाल्लाह इन डिटेल डिस्कस करेंगे। तो सोचने की बात ये है, कंफ्यूजन ये है कि बिहेवियरिज्म में हम ये क्यों नहीं कहते कि हमें स्टडी ऑफ माइंड करना चाहिए, या फिर हमें स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस, स्टडी ऑफ कॉन्शियस एक्सपीरियंस करना चाहिए। इसकी वजह ये है कि जेबी वॉटसन कहते थे कि बिहेवियर ही एक वो वाहिद चीज है जिसको हम डायरेक्टली ऑब्जर्व कर सकते हैं, जिसको हम डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं, लेकिन माइंड को या कॉन्शियसनेस को या कॉन्शियस एक्सपीरियंस को या मेंटल प्रोसेसेस को या कॉग्निटिव प्रोसेसेस को ना तो डायरेक्टली ऑब्जर्व किया जा सकता है और ना ही डायरेक्टली मेजर किया जा सकता है। इसी वजह से उन्होंने माइंड या कॉन्शियसनेस या कॉन्शियस एक्सपीरियंस, मेंटल एक्सपीरियंस, कॉग्निटिव एक्सपीरियंस या मेंटल प्रोसेसेस, कॉग्निटिव प्रोसेसेस जैसी टर्म को रिजेक्ट कर दिया था, और उन्होंने कहा था कि हमें साइकोलॉजी में जस्ट बिहेवियर पर फोकस करना चाहिए, हमें सिर्फ और सिर्फ बिहेवियर को स्टडी करना चाहिए, बिहेवियर को अंडरस्टैंड करना चाहिए। इसके अलावा पूछा जाता है कि वो कौन सा स्कूल ऑफ थॉट है जिसकी वजह से साइकोलॉजी आज एक साइंटिफिक मेथड के तौर पर हमें मिली है, और साइकोलॉजी जिसके बाद साइंटिफिक मेथड के तौर पर इमर्ज हुई है। तो वो याद रखिएगा, बिहेवियरिज्म ही वो स्कूल ऑफ थॉट है जिसकी वजह से साइकोलॉजी बाकायदा तौर पर एक साइंटिफिक डिसिप्लिन के तौर पर नमूदार हुई थी। इसकी वजह ये है कि उन्होंने ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन पर सबसे ज्यादा जोर दिया था, सबसे ज्यादा फोकस किया था, जो कि कोर है साइकोलॉजिकल रिसर्च का या फिर साइंटिफिक रिसर्च का। और एम्पिरिसिज्म में मैंने बताया था, आप एम्पिरिसिज्म की टर्म से वाकिफ होंगे, जानते होंगे कि एम्पिरिसिज्म को कोर समझा जाता है साइंटिफिक रिसर्च का, जिसमें ऑब्जर्वेशंस प्लस एक्सपेरिमेंटेशन आ जाती है। तो इसका अंदाजा हम यहाँ से भी लगा सकते हैं कि 1920 से लेकर 1950 तक जो मेजोरिटी ऑफ अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे वो बिहेवियरिस्ट थे, ना कि स्ट्रक्चरलिस्ट या फिर फंक्शनलिस्ट या फिर वॉलंटरिस्ट कुछ भी। और वो साइकोलॉजी को एज द साइंस ऑफ बिहेवियर के तौर पर कंसीडर करते थे, और 1930 से लेकर 1960 तक बहुत कम
साइकोलॉजिकल रिसर्च आर्टिकल थे जिनमें माइंड, कॉन्शियसनेस या मेंटल प्रोसेसेस का जिक्र किया गया था। तो इन ईयर्स में सबसे ज्यादा जो साइकोलॉजिकल रिसर्च में साइकोलॉजिस्ट का फोकस था वो बिहेवियर पर था, ना कि माइंड, कॉन्शियसनेस या मेंटल प्रोसेसेस पर। और इसकी वजह यह है कि बिहेवियर के ऊपर रिसर्च जो है वो ज्यादा साइंटिफिक लगती है एज कंपेयर टू रिसर्च ऑन माइंड, कॉन्शियसनेस और मेंटल प्रोसेसेस। अब हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव साइकोलॉजी की। तो व्हाट इज ऑब्जेक्टिव साइकोलॉजी? कि ऑब्जेक्टिव साइकोलॉजी क्या है? ऑब्जेक्टिव साइकोलॉजी साइकोलॉजी की एक ऐसी फॉर्म है जो कि हमें कहती है कि हमें साइकोलॉजी में सिर्फ उन चीजों को डिस्कस करना चाहिए, सिर्फ उन चीजों की स्टडी करनी चाहिए, सिर्फ उन चीजों को अंडरस्टैंड करना चाहिए जो कि डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल हों, जो कि डायरेक्टली मेजरेबल हों। तो इसको हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव साइकोलॉजी। तो वॉटसन का जो बिहेवियरिज्म है वो बेसिकली ऑब्जेक्टिव साइकोलॉजी पर मबनी था। लेकिन जब हम बिहेवियरिज्म की हिस्ट्री का मताला करते हैं तो हमें पता चलता है कि जो ऑब्जेक्टिव साइकोलॉजी है ये वॉटसन के बिहेवियरिज्म से पहले भी एग्जिस्ट करती थी। इट्स मीन कि ऑब्जेक्टिव साइकोलॉजी का आगाज वॉटसन के बिहेवियरिज्म से नहीं बल्कि वॉटसन के बिहेवियरिज्म से पहले ही हो चुका था। सबसे पहले हमें ऑब्जेक्टिव साइकोलॉजी पर बहस करते हुए नजर आते हैं रशियन फिलोसफर या रशियन साइंटिस्ट, और उनके बाद हमें कुछ फंक्शनलिस्ट नजर आते हैं और कुछ बिहेवियरिस्ट भी नजर आते हैं जिनमें जेबी वॉटसन सरफहरिस्त है। अब हम रशियन ऑब्जेक्टिव साइकोलॉजी का जिक्र करेंगे। तो अगर हकीकी मानों में कहा जाए और हकीकी मानों में देखा जाए कि सबसे पहले जो बिहेवियरिस्ट थे वो कौन थे, तो अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट या जेबी वॉटसन जो हैं वो पहले बिहेवियरिस्ट नहीं थे बल्कि रशियन साइंटिस्ट या जो रशियन फिलोसफर्स हैं वो पहले बिहेवियरिस्ट माने जाते हैं। तो आइए इन लोगों को अब हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो जब हम रशियन ऑब्जेक्टिव साइकोलॉजी की बात करते हैं तो पहले बिहेवियरिस्ट हमारे पास आते हैं आइवन एम सेखिनोव। इन्हें दुनिया का पहला बिहेवियरिस्ट माना जाता है। 1863 में उन्होंने अपनी एक बुक पब्लिश की थी जिसका टाइटल था रिफ्लेक्सेस ऑफ द ब्रेन। और इस बुक में उन्होंने एक आइडिया इंट्रोड्यूस किया था कि हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है इसमें सिर्फ एक्सिटरी प्रोसेस ही नहीं बल्कि इनहिबिटरी प्रोसेस भी होते हैं। और ये बात आज हमें देखने को मिलती है कि हमारे ब्रेन में न्यूरोट्रांसमीटर पाए जाते हैं और उन न्यूरोट्रांसमीटर्स में कुछ एक्सिटरी प्रोसेसेस होते हैं और कुछ इनहिबिटरी प्रोसेसेस होते हैं और कुछ दोनों एक्सिटरी और इनहिबिटरी प्रोसेसेस मौजूद होते हैं। मतलब आइवन एम सेकिनो ने ये बात बहुत पहले बता दी थी और उसके बाद बहुत ज्यादा रिसर्च और साइंटिफिक फाइंडिंग इस बात को प्रूव करती हैं आज के आइवन सेखिनोव ने इनहिबिटरी प्रोसेसेस का जो तज़किरा किया था वो दुरुस्त था। उनके बाद दूसरे नंबर पर हमारे पास व्लादिमीर एम बेख्तरीव आते हैं। तो व्लादिमीर बेख्तरीव को दूसरा रशियन बिहेवियरिस्ट माना जाता है। उन्होंने रशिया की पहली साइकोलॉजी की लेबोरेटरी बनाई थी यूनिवर्सिटी ऑफ कैज़ान में 1885 में। और 1904 में उन्होंने अपना एक रिसर्च पेपर शाया किया था जिसका टाइटल था ऑब्जेक्टिव साइकोलॉजी। और उन्होंने अपनी फील्ड को रिफ्लेक्सोलॉजी का नाम दिया था क्योंकि उन्होंने एसोसिएशन रिफ्लेक्स पर काम किया था जिसे हम आज कंडीशनड रिफ्लेक्स के नाम से जानते हैं। और कंडीशनड रिफ्लेक्स की जो टर्म है ये सबसे पहले आइवन पेवलोव ने इस्तेमाल की थी। आप समझें कि आइवन पेवलोव ने व्लादिमीर एम बेख्तरीव के काम को ही आगे बढ़ाया था। पेवलोव ने कंडीशन रिफ्लेक्स का कंसेप्ट दिया था जो कि असल में बेख्तरीव का कंसेप्ट था जिसका नाम एसोसिएशन रिफ्लेक्स था। और इसके अलावा जो रिफ्लेक्सोलॉजी है इसको उन्होंने डिफाइन किया था कि रिफ्लेक्सोलॉजी है वो ऑब्जेक्टिव स्टडी है स्टिमुलस और रिस्पॉन्स कनेक्शन की या फिर रिलेशनशिप बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स। और आज हम अच्छे तरीके से जानते हैं कि बिहेवियरिज्म में हम बेसिकली स्टिमुलस और रिस्पॉन्स को ही स्टडी करते हैं। इसी वजह से बिहेवियरिज्म को
SR साइकोलॉजी भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि SR साइकोलॉजी किसने दी थी, तो हम कहते हैं कि जेबी वॉटसन ने ये कंसेप्ट दिया था। लेकिन आप देख सकते हैं कि जेबी वॉटसन से पहले रशिया के अंदर बख्तरीब ने भी ये कंसेप्ट दे दिया था, जेबी वॉटसन से पहले। और इसी कंसेप्ट को इस्तेमाल किया था आइवन पेवलोव ने टू स्टडी क्लासिकल कंडीशनिंग। तो रशियन ऑब्जेक्टिव साइकोलॉजी के बाद हमारे पास फंक्शनलिस्ट व्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव साइकोलॉजी आता है, थे जिन्होंने कहा था कि हमें साइकोलॉजी में माइंड या कॉन्शियसनेस या कॉन्शियस एक्सपीरियंस से कहीं ज्यादा बिहेवियर को स्टडी करना चाहिए। उन फंक्शनलिस्ट में 3 ऐसे हैं जिनका जिक्र ऑब्जेक्टिव साइकोलॉजी में आता है। नंबर 1 पर है जेम्स मैकीन कैटल। जेम्स मैकीन कैटल का कहना था कि साइकोलॉजी को महदूद नहीं करना चाहिए टू द स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस, बल्कि हमें बिहेवियर पर भी रिसर्च करनी चाहिए। और इसी वजह से उन्होंने एनिमल और चिल्ड्रन के बिहेवियर के ऊपर रिसर्च की थी। और उनका कहना ये था कि सिर्फ और सिर्फ इंट्रोस्पेक्शन के मेथड के इस्तेमाल से हम इंपॉर्टेंट डाटा कलेक्ट नहीं कर सकते, बल्कि हमें दूसरे मेथड्स का भी इस्तेमाल करना चाहिए। और हम दूसरे मेथड्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसा कि बेख्तरीब के बाद आते हैं आइवन पेवलोव, जिनको 1904 में नोबेल प्राइज मिला था। और अपनी रिसर्च पर जो कि उन्होंने क्लासिकल कंडीशनिंग पर की थी, और जैसे कि मैंने बताया है कि ये बेसिकली बेख्तरीब का काम था, बेख्तरीब का कॉन्सेप्ट था, जिसको उन्होंने नाम दिया था एसोसिएशन रिफ्लेक्स का। और बाद में आइवन पेवलोव ने उसी कंसेप्ट को कंडीशन रिफ्लेक्स के नाम से नया नाम दे दिया था, और इस पे उनको नोबेल प्राइज मिला था 1904 में। अब कंफ्यूजन क्रिएट ये होती है कि आपने मुख्तलिफ किताबों में पढ़ा होगा कि जेबी वॉटसन ने कंडीशन रिफ्लेक्स मेथड का इस्तेमाल किया था। तो जब ये पूछा जाता है कि किसने कंडीशन रिफ्लेक्स मेथड को पॉइनियर किया था, तो हम गलती कर देते हैं वॉटसन को टिक करके। याद रखिएगा कि कंडीशन रिफ्लेक्स मेथड की जो इयाद है, जो पॉइनियर है, वो आइवन पेवलोव है। आइवन पेवलोव ने इसको याद किया था, ना कि जेबी वॉटसन ने। जेबी वॉटसन ने कंडीशन रिफ्लेक्स मेथड का इस्तेमाल जरूर किया था, लेकिन इसके पायनियर आइवन पेवलोव हैं। और कंडीशन रिफ्लेक्स मेथड की अगर आप हिस्ट्री देखें तो आपको इस मेथड का एक पुराना नाम पता चलता है, जो कि एसोसिएशन रिफ्लेक्स है, जिसके बारे में बेख्तरीफ ने जिक्र किया था। बेसिकली ये कंसेप्ट बेख्तरीफ से चला था। तो कैटल के बाद दूसरे नंबर पर आते हैं हमारे पास वॉल्टर पिल्सबरी, जो कि अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन एपीए के प्रेसिडेंट भी थे। उन्होंने 1910 में साइकोलॉजी को डिफाइन किया था, और अपनी डेफिनेशन में उन्होंने कहा था साइकोलॉजी को डिफाइन करना है एज द साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। और आज हम जानते हैं कि यही डेफिनेशन दी थी जेबी वॉटसन ने। तो ऑब्जेक्टिव साइकोलॉजी का सिर्फ और सिर्फ बिहेवियरिज्म या वॉटसन के स्कूल ऑफ थॉट से ही ताल्लुक नहीं था, बल्कि रशियन ऑब्जेक्टिव साइकोलॉजी भी हमारे पास मौजूद थी, और कुछ फंक्शनलिस्ट के व्यूज या पर्सपेक्टिव मौजूद थे जिनका ताल्लुक ऑब्जेक्टिव साइकोलॉजी या बिहेवियरिज्म से हमें मिलता है। थर्ड नंबर पर आते हैं थॉर्नडाइक, और थॉर्नडाइक ने बाकायदा तौर पर रशियन ऑब्जेक्टिव साइकोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया था अमेरिका में, क्योंकि उन्होंने कैट्स के ऊपर रिसर्च की थी। और उन एक्सपेरिमेंट की बुनियाद पर उन्होंने 2 तरह के लॉज बनाए थे, जिन्हें हम लॉज ऑफ एक्सरसाइज और लॉज ऑफ इफेक्ट के नाम से जानते हैं। और इंशाअल्लाह ताला थॉर्नडाइक का जिक्र हम लर्निंग के चैप्टर में करेंगे। इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी हमारा फर्स्ट चैप्टर है। उस चैप्टर के बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है वो लर्निंग का होगा। वहां पर मैं बताऊंगा कि लॉ ऑफ एक्सरसाइज क्या है और लॉ ऑफ इफेक्ट क्या है, और दूसरे कौन से लॉज इस्तेमाल होते हैं उनका भी हम जिक्र करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास वॉटसन की ऑब्जेक्टिव साइकोलॉजी आ जाती है। Am I audible to all of you? Yes, sir. Okay.
तो वॉटसन की ऑब्जेक्टिव साइकोलॉजी और रशियन ऑब्जेक्टिव साइकोलॉजी में काफी ज्यादा सिमिलरिटीज देखने में मिलती हैं। मतलब आइवन पेवलोव ने कंडीशनड रिफ्लेक्स मेथड्स का इस्तेमाल किया था और इसी तरह से जेबी वॉटसन ने भी कंडीशनड रिफ्लेक्स मेथड्स का इस्तेमाल किया था। रशियन साइकोलॉजिस्ट और जेबी वॉटसन दोनों ने मेंटलिज्म या जो स्टडी ऑफ माइंड है इसको रिजेक्ट कर दिया था। ये इनमें सिमिलरिटीज हैं। अब डिफरेंस क्या था दोनों में? जो पेवलोव थे या जो रशियन साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने बायोलॉजी ऑफ बिहेवियर को अंडरस्टैंड करना चाहा था। उनका मानना ये था कि बिहेवियर की फिजियोलॉजी या बायोलॉजी को स्टडी कर सकते हैं, जिसको उन्होंने ब्रेन फिजियोलॉजी का नाम दिया था। लेकिन जेबी वॉटसन जो हैं वो फिजियोलॉजी ऑफ ब्रेन या फिजियोलॉजी ऑफ बिहेवियर या बायोलॉजी ऑफ बिहेवियर में इंटरेस्टेड नहीं थे, बल्कि वो स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के रिलेशनशिप को जानना चाहते थे। और वॉटसन ने ब्रेन को एक मिस्ट्री बॉक्स का नाम दिया था। याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि ब्रेन को मिस्ट्री बॉक्स का नाम किसने दिया था, तो जेबी वॉटसन ने ब्रेन को मिस्ट्री बॉक्स का नाम दिया था। और उनका कहना यह था कि ब्रेन एक मिस्ट्री बॉक्स है जिसका इस्तेमाल किया जाता है उस वक्त जब हमें किसी चीज की कॉज समझ में नहीं आती। तो ऑल्दो जेबी वॉटसन ने अपनी ऑब्जेक्टिव साइकोलॉजी या बिहेवियरिज्म में रशियन ऑब्जेक्टिव ओके। तो हम डिस्कस कर रहे थे कि जेबी वॉटसन ने अपनी ऑब्जेक्टिव साइकोलॉजी या बिहेवियरिज्म में रशियन ऑब्जेक्टिव साइकोलॉजी का इस्तेमाल किया था, लेकिन उन्होंने अपने 1913 के आर्टिकल में रशियन साइकोलॉजिस्ट का जिक्र नहीं किया था और उनको अप्रिशिएट नहीं किया था। लेकिन जब वो 1915 में एपीए के प्रेसिडेंट थे और अपने प्रेसिडेंशियल एड्रेस में उन्होंने जिक्र किया था कि हम पेवलोव के कंडीशन रिफ्लेक्स मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं to explain human as well as animal behaviors। तो 1915 में उन्होंने थोड़ा सा जिक्र किया था रशियन ऑब्जेक्टिव साइकोलॉजी का। अब हम अजम्पशन ऑफ बिहेवियरिज्म की बात करेंगे।